More devastating news coming out of the Middle East this afternoon after an airstrike on a Gaza hospital killed at least 500 people. Summit with leaders from Jordan, Egypt and the Palestinian authorities was cancelled. Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada in Washington. इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट अब महज इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, बल्कि उसने एक ग्लोबल कॉन्फ्रंटेशन की शक्ल इख्तियार कर ली है। अमेरिका के ज़राए इब्लाग में मुसलसल ये एनालिसिस छप रहा है जो ये वार्न कर रहा है कि ये कॉन्फ्रंटेशन और ये कॉन्फ्लिक्ट अगर ऐसे ही रहा, इसका जल्द कोई हल ना निकला, तो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर में बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट पे ये बहुत शिद्दत से असरअंदाज होगा और ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट कर रहा है इस कॉन्फ्रंटेशन की वजह से अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना। इस हवाले से बहुत से ज़राए इब्लाग में आर्टिकल और एनालिसिस छप रहे हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के एनालिसिस को अगर आप पढ़ लें, जो मैं स्क्रीन पे आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूं, तो आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर बहुत से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, स्टेटमेंट्स और अखबारी हेडलाइंस और एनालिसिस की मदद से मैं इस सूरत हाल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि इसके अपडेट्स आपको मिलें। ये रिक्वेस्ट इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान में मसलसल की कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे साइंटिफिकली, मैथमेटिकली और टेक्निकली पाकिस्तान से बाहर जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इनकी ट्रैफिक को आप स्लो कर दें और लोगों को ये एहसास दिलाएं कि अब ये नैरेटिव बिकता नहीं है। एक एक करके बहुत से पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आता हूं, लेकिन कॉन्टेक्चुअली इसके बैकग्राउंड के तौर पे आपको कहूंगा कि इस वक्त जो कॉन्फ्रंटेशन है, जो एक टेंस स्टैंड ऑफ और डायलॉग है, उसके 3 बुनियादी मरकज हैं। एक तो गाजा इसराइल की जो पट्टी है, जो गाजा की पट्टी और इसराइल, वहां एक स्टैंड ऑफ है और उसके आगे पीछे जितने अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, कतर है, वहां पर आप एक स्टैंड ऑफ देखते हैं, टिपिकल स्टैंड ऑफ देख रहे हैं। पैलेस्टीन अथॉरिटी के एरिया में रमाला के अंदर आप स्टैंड ऑफ देखते हैं। एक वो सेंटर है। दूसरा सेंटर अमेरिका के अंदर है, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के दरमियान। न्यूयॉर्क जहां अक़वाम मुत्तहिदा है, वॉशिंगटन जहां अमेरिका का पावर बेस है। तीसरा इसका कॉन्फ्रंटेशन का स्टेज और सेट हो रहा है बिटवीन रशिया एंड चाइना, जहां इस वक्त चीन के अंदर रूस के सदर प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद हैं, जहां अगले चंद घंटों में जो दिन शुरू हो रहा है, वहां एक समिट मीटिंग है बिटवीन प्रेसिडेंट पुतिन एंड शी जिनपिंग। ये मीटिंग थी तो वैसे बेल्ट रोड फोरम के हवाले से, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के हवाले से ये सब थी, जहां 120 ममालिक की लीडरशिप जमा हुई हुई है। It's 10 years since China launched its massive global infrastructure project, the Belt and Road Initiative. This week, representatives from more than 100 countries are gathering in Beijing. लेकिन अब इस समिट का बहुत बड़ा फोकस जो है वो इसराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट में है और इसका हल जो है वो कैसे निकल सकता है। और दोनों ममालिक, रूस और चीन, इस हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ले चुके हैं अगेंस्ट इसराइल फॉर द पैलेस्टाइन। तो ये 3 एक ब्रॉड सेंटर्स हैं। लेकिन अब कॉन्फ्रंटेशन के, अब मैं आपके बहुत से पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं जो एक कहानी की तरह चलते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट वो थी जब इसराइली एयरफोर्स ने एलिजिडली अहले अरब हॉस्पिटल जो एक एपिस्कोपल चर्च जिस हॉस्पिटल को रन करता था with the aid and financing of the European Union and with a certain missionary church जो जेरूसलम बेस्ड था, उसको इसराइली एयरफोर्स ने हिट किया। ड्यूरिंग दोज एयर रेड जो तकरीबन 200 टारगेट्स को इसराइली एयरफोर्स ने इस गाजा की पट्टी में निशाना बनाया। इसराइली एयरफोर्स की कहती, तमाम एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि ये इसराइली एयरफोर्स ही का हमला है, ग्राउंड पे भी लोगों का यही ख्याल है। ताहम इसराइली गवर्नमेंट, इसराइली एयरफोर्स का ये क्लेम है कि इस्लामिक जिहाद जो है, जो एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है गाजा की पट्टी के अंदर जो हमास को सपोर्ट करती है, हमास का एलाय है, ये इस्लामिक जिहाद का एक मिसडायरेक्टेड मिसल है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इस्लामिक जिहाद जो मिसल्स फायर करता है उसका पेलोड इतना नहीं होता कि वो हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग गिर जाए। शुरू में इसके बारे में क्लेम ये किया गया, गवर्नमेंट का ये ख्याल था, वहाँ
गाजा की पट्टी के अंदर के अंदाजन 500 इस पे लॉस ऑफ लाइफ होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अंदाजन 300 के करीब डेथ्स जो हैं इस हवाले से एक्सपेक्ट की जा रही हैं। ये फिगर बढ़ भी सकता है। ये वो सूरत हाल है जिसने एक तरफ तो पब्लिक रिएक्शन पैदा किया, दूसरी तरफ गवर्नमेंट्स का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इस पे रिस्पॉन्स आया। दोनों एलिमेंट्स अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक रिएक्शन और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज आपस में कनेक्टेड है। पब्लिक रिएक्शन में मशरक़ वस्ता के बहुत से इलाकों में फौरी तौर पे मिनटों सेकंडों के अंदर, घंटों के अंदर बहुत बड़े प्रोटेस्ट डेवलप हुए। तुर्की के अंदर इस्तांबुल में बहुत ही बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया इसराइल के काउंसुलेट के बाहर। वेस्ट बैंक और रमाला के अंदर फसादात शुरू हो गए, पुलिस के दरमियान, पैलेस्टीन अथॉरिटी और लोगों के दरमियान। इन फसादात और इस टेंशन की वजह से पैलेस्टाइन अथॉरिटी के सदर जनाब महमूद अब्बास साहब जो जॉर्डन पहुंचे हुए थे अलॉन्ग विद इजिप्ट के प्रेसिडेंट जनाब जनरल सिसी के साथ, प्रेसिडेंट सिसी के साथ, और वहां पर मौजूद थे उर्दन के शाह हुसैन सेकंड जो हैं, इन सब ने मुलाकात करनी थी। अमेरिका के समिट मीटिंग थी अमेरिका के सदर जो बाइडेन के साथ, जो अमेरिका से चलने वाले थे। जब वेस्ट बैंक के अंदर सूरत हाल डेवलप कर गई, महमूद अब्बास को वापस रमाला की तरफ जाना पड़ा। महमूद अब्बास की सूरत हाल सियासी तौर पर इतनी अजीबोगरीब हो गई कि उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात करने के प्लान को शेल्फ कर दिया और कैंसिल कर दिया। जब ये सूरत हाल डेवलप हुई तो जॉर्डन ने, इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी कोई बहुत ज्यादा विलिंग नहीं थे इस मुलाकात के लिए। इससे पहले उनके दरमियान और टोनी ब्लिंकन के दरमियान और जेक सलिवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो भी नेगोशिएशन या टॉक्स हुई थी वो खासी डिफिकल्ट टेंस थी। एंड एज यू नो कि इजिप्ट ने उसके ऊपर सरेंडर नहीं किया और अमेरिका की जो डिमांड्स थी उन्हें इजिप्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। बहरहाल जॉर्डन ने ये कन्वे किया व्हाइट हाउस को, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, कि ये समिट अब नहीं हो सकता। समिट को जॉर्डन ने कैंसिल कर दिया। जब जॉर्डन ने इस समिट को कैंसिल किया तो अमेरिका के सदर जो बाइडेन तैयारे में पहुंच रहे थे, अभी उनका तैयारा वॉशिंगटन के करीब जो सिस्टर स्टेट है मैरीलैंड जहां पे एंड्रियो बेस है वहां पे खड़ा था। एक कंफ्यूजन और कयास की सूरत हाल थी। अमेरिकी ज़राए अबलाग बताते हैं कि लोगों को ये समझ ही नहीं आ रही थी कि अब प्रेसिडेंट बाइडेन को अंडर द सर्कमस्टेंसेस ये तैयारा उड़ेगा, ये जाएंगे मशरक़ वस्ता की तरफ, ये ट्रिप ही कैंसिल हो जाएगा। अमेरिकी ज़राए अबलाग जो 3 प्रिंसिपल पेपर्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इनको अगर आप देखें उनके सारे कॉलम्स को, मैं सब चीज़ें पढ़ रहा हूँ लाइन बाय लाइन, वहां से आपको क्लियरली ये पता चलता है कि थ्रू आउट मंडे जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह ऐलान किया कि मुझे नेतन्याहू ने बुलाया है और मैं जाऊंगा, मुझे इसराइल ट्रैवल करना है, तो उनके जो एडवाइजर्स हैं और जो व्हाइट हाउस की टीम्स हैं उनके दरमियान बड़ी इंटेंस डिबेट्स इस हवाले से हुई कि इस स्टेज के ऊपर प्रेसिडेंशियल ईयर है और प्रेसिडेंट बाइडेन का ये ट्रिप जो है ये प्रेसिडेंट बाइडेन की प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत खतरनाक और बहुत रिस्की साबित हो सकता है। बहरहाल इन द एंड चूंकि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्रिप स्केड्यूल किया था, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था, और दूसरा इसका इम्पेरेटिव ये था कि ये मसलसल एक एनालिसिस सामने आ रहा था कि टोनी ब्लिंकन के जो 2 ट्रिप्स हुए हैं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, उनका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका और ये एक बड़ी नाकाम डिप्लोमेसी थी जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ना तो अरब लीडरशिप ने सीरियसली लिया, ना वार्मली लिया, ना उनकी डिमांड्स पे एक्सीड किया, क्योंकि उन्होंने खासे जो कैपिटल्स हैं अरब कैपिटल्स उसमें उन्होंने ट्रैवल किया, बहुत से लीडर्स के साथ उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उनको सीरियसली नहीं लिया गया और उनको वार्मथ नहीं शो की गई। उसकी 2 वजूहात समझ आती हैं। एक तो अमेरिका की पोजीशन जो है वो इस वक्त मशरक़ वस्ता की जो ग्राउंड हकीकत और फीलिंग है उससे बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड थी, और मशरक़ वस्ता में जो फीलिंग डेवलप हुई है इस पूरी सूरत हाल में उसे अमेरिका ने बिल्कुल भी भांपा नहीं, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं किया। और जब टोनी ब्लिंकन वहां पहुंचे इसराइल तो उन्होंने वहां पर एक बड़ी तारीखी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के खाली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हैसियत से नहीं आया बल्कि आई एम ऑल्सो अ ज्यू। कहने में ऑन द फेस ऑफ इट तो बड़ी मासूमाना सी स्टेटमेंट लगती है कि उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि क्या ह्यूमन फीलिंग जो है वो इस वक्त इसराइल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अरब लीडरशिप ने इसको इस तरह से देखा कि अगर आप यहूदी हैं तो हम भी फिर अरब भी हैं और हम मुसलमान भी हैं और हमें भी फील हो रहा है कि फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। तो ये सारे बैकग्राउंड के अंदर ये महसूस किया गया, ये ख्याल था, ये तवक्को थी कि टोनी ब्लिंकन और जेक सलिवन जिस चीज़ में नाकाम हुए हैं अरब लीडरशिप को कन्विंस करने में, एक डायरेक्शन में उनको ले जाने में, जब प्रेसिडेंट बाइडेन वहां पे जाएंगे, एक समिट मीटिंग करेंगे जॉर्डन के अंदर, वहां पर शाह हुसैन के साथ, वहां पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट जनरल सिसी के साथ और महमूद अब्बास के साथ, तो जो एक फॉरवर्ड प्लान है अमेरिका और इसराइल का जिसमें यह है कि फ़लस्तीनियों को इवैक्यूएट करने दिया जाए, उनको निकलने दिया जाए रफा के बॉर्डर से इजिप्ट की तरफ, इनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जाए, हमास का एक मिलिट्री तौर पे खात्मा करने के लिए इजिप्ट की, जॉर्डन की, कतर की
इन ममालिक की सपोर्ट हासिल की जाए तो प्रेसिडेंट बाइडन इस चीज़ में कामयाब हो सकेंगे जहां टोनी ब्लिंकन और जेक सलिवन कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। लेकिन वो समिट जो है, जैसा कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि वो समिट हवा में तहलील हो चुका है और प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो एक ऐसे इसराइल में पहुंच रहे हैं जहां इस वक्त कोई अरबों के साथ, अरब लीडरशिप के साथ उनकी कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं हो सकेगी, फेस टू फेस मीटिंग नहीं हो सकेगी, और सारा टेंस डायलॉग जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का होगा वो अब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ होगा। इनिशियल एजेंडा ये था कि एक तरफ से अरब लीडरशिप को कन्विंस किया जाएगा इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दूसरी तरफ से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये बावर करवाया जाएगा कि आपका मिलिट्री ऑपरेशन रेस्ट्रेंड होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, और उस एक डेंस पॉपुलेशन के अंदर जब आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा सिविलियन लॉस होगा। गालिबन इसराइल को उससे किसी तरह से कहा तो नहीं जा रहा था ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन अमेरिका में एक फीलिंग थी कि जिस किस्म की प्रोटेस्ट हुए हैं अक्रॉस यूरोप, लातीनी अमेरिका, अफ्रीका, खुद अमेरिका के 100 से ज़्यादा कैंपसेस और शहरों के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उसके नतीजे में अमेरिका में ये महसूस किया जा रहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अमेरिका के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं है, और किसी तरह से इसराइल को बावर करवाया जाए कि इसराइल इसको रेस्ट्रेन करे। लेकिन इस वक्त जहां हम बात कर रहे हैं और अब प्रेसिडेंट बाइडन मौजूद हैं इसराइल के अंदर, उनका जो कहा जा रहा है कि ज्यादा टेंस डायलॉग जो है वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ ही होगा। अच्छा, एक पॉइंट इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी इसी पैराहे में उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट बाइडन की जो इतनी मजबूरी है इस वक्त एक रोल प्ले करने की इसराइल के लिए, और जो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ली है, जिस किस्म के जुमले, जिस किस्म की पोजीशन जो है टोनी ब्लिंकन ने ली हुई है, उसकी वजह यह है कि अमेरिका में इलेक्शन ईयर किक स्टार्ट हो चुका है। नवंबर 2024 में 4 नवंबर को इलेक्शन होने, और इस इलेक्शन के अंदर जो इसराइली लॉबी है वो डिसाइड करेगी कि विनर कौन होगा, क्योंकि इसराइली लॉबी इस वक्त बहुत छिड़ी हुई है, बहुत डिस्टर्ब, तो ये इलेक्शन ईयर है। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर एक यूनिटी गवर्नमेंट बन चुकी है, नेतन्याहू का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो बिल्कुल एक धागे के साथ लटक रहा है। तीसरी तरफ इजिप्ट के जो सदर हैं उन्होंने भी इलेक्शन का ऐलान कर दिया हुआ है, दिसंबर में जनरल सिसी इलेक्शन करवा रहे हैं, जिसका पहला राउंड जो है वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगा और उसका सेकंड राउंड जो है वो कहीं जनवरी में होगा। वहां पर भी इस हवाले से बहुत टेंशन है, और अगर पब्लिक ओपिनियन की शायद इतनी परवाह ना करें जनरल सिसी, लेकिन इस स्टेज के ऊपर इजिप्ट की जो अरब स्ट्रीट की फीलिंग है वो अब इजिप्ट के प्रेसिडेंट के लिए बहुत अहम है। एक और मुल्क में भी इलेक्शन होने हैं 2024 में, पाकिस्तान में तो पता नहीं होते हैं या नहीं होते, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी इलेक्शन होने, वहां के डायनामिक्स का भी मैं अभी आपके सामने जिक्र करता हूँ। जो न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के अंदर जो स्टैंड ऑफ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां अब जो दिन इस वक्त शुरू होगा सुबह के 10 बजे रूस ने और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 10 बजे एक मीटिंग कॉल की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इस मीटिंग का बैकग्राउंड जो है वो बहुत दिलचस्प है। मंडे के दिन रशिया ने एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया, रशिया और यूएई ने वो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी मेंबरान के सामने, ये 15 मेंबर कमेटी है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन, और 10 इसके अंदर आपको पता है कि नॉन परमानेंट टेम्परेरी मेंबरान होते हैं। वहां पर जब इसको टेबल किया गया तो वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट नहीं हो सका। रशियन जो डॉक्यूमेंट था, जो रेजोल्यूशन था, वो था तो बहुत मुनासिब, उसमें बुनियादी तौर पे सीज फायर मांगा गया था, जनबंदी मांगी गई थी और हर किस्म की सिविलियन डेथ को कंडेम किया गया था। लेकिन उसके फेवर में पड़े 4 वोट, रूस, चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और एक मेरा ख्याल और अफ्रीकन कंट्री। उसकी मुखालफत में पड़े 4 वोट, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान। 6 या 7 ममालिक जो थे वो एब्सेंट हो गए, धुड़ गए, बकरी हो गए। रेजोल्यूशन जो था वो बहुत ही रीजनेबल था। मैं मजीद अभी बताता हूँ, जो पोजीशन रशिया और चाइना ने इकट्ठे भी लिए मंडे के दिन वो भी बहुत रीजनेबल है। लेकिन उस पर एतराज़ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस ने ये उठाया कि जहां ये रेजोल्यूशन जो रशियन ड्राफ्ट था ये सिविलियन डेथ्स की कॉन्डेमनेशन तो करता है, वायलेंस की कॉन्डेमनेशन करता है, लेकिन हमास को बाय नेम जो है वो कंडेम नहीं किया गया। इस वक्त अमेरिका के ज़राए इब्लाग का जो एक बहुत बड़ा चौंचला कह लें या एक ट्रेंड है वो ये है कि हर मुल्क की पोजीशन को इस यार्ड स्टिक पे देखा जा रहा है कि क्या उन्होंने अगर दहशतगर्दी की मजम्मत कर भी दी है, सिविलियन लाइफ की मजम्मत कर भी दी है, वायलेंस की मजम्मत की भी है, तो क्या नाम लेके हमास की मजम्मत की है? क्या हमास को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, डिक्लेयर किया है? और अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप दिल से दुनिया के अमन के साथ नहीं है। यही एतराज़ रूस पे भी है, यही एतराज़ चीन के ऊपर भी है, यही एतराज़ मुत्तहिदा अरब इमारात पे भी, क्योंकि उन्होंने हमास को कंडेम भी किया है। लेकिन ज़्यादातर जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो हमास को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंडेम नहीं कर रहे। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए,
सीज फायर होना चाहिए, अमन होना चाहिए, इसराइल प्रॉब्ली हैज अ राइट टू एग्जिस्ट, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन वो हमास को कंडेम नहीं कर रहे, और ये इस वक्त अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्टैंड पॉइंट है। वैसे ये एक बहाना है, अगर ये ना होता तो कुछ और होता, बिकॉज एक्चुअल जो स्ट्रेटेजिक रीजन है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान जो है, और जापान बेचारा तो खैर इज नाइदर हियर नॉर देयर, तीनों असल में शैतान यही है, इनका मेन गोल ये है कि जंगबंदी नहीं होनी चाहिए, सीज फायर नहीं होना चाहिए, ताकि इसराइल को बैलेंस ऑफ पावर को जो उखड़ गया है 7th, 8th, 9th अक्टूबर के वाकयात के नतीजे में, उसे रेस्टोर करने का मौका मिल सके। अब अगर न्यूयॉर्क का ये सीन है तो न्यूयॉर्क से चलते हैं चीन। जो तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग सेंटर है वो चीन में है, जहां पर ट्यूसडे के दिन रूस के सदर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहुंचते हैं, और उससे पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर मंडे को वहां पहुंचते हैं, सर्जी लैवरोव। ट्यूसडे को जब प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पहुंचते हैं तो बेसिकली तो वो आए थे यहाँ पर बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI का जो फोरम हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जहां 120 और ममालिक की लीडरशिप भी आ रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीफ गेस्ट हैं वो इस इवेंट के प्रेसिडेंट पुतिन है। लेकिन अब ये जो समिट मीटिंग, अब जब इस वक्त बोल रहा हूँ एंड इस वक्त वो समिट मीटिंग शायद शुरू हो चुकी है, ये शुरू होने वाली है प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग के दरमियान, चाइनीज प्रेसिडेंट के दरमियान। और इस मीटिंग में पहले तो होना था ट्रेड इश्यूज के हवाले से, लेकिन अब पूरा माहौल चेंज हो चुका है, एजेंडा रिवाइज हो गया है, और इस मीटिंग का बहुत फोकस जो है वो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है, और ये कि इसका हल जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। मंडे के दिन, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव यहाँ पहुंचे रशिया के, उनके और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के दरमियान में एक समिट मीटिंग हुई, जिसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की गई। जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर जो डिमांड्स थी वो बहुत रीजनेबल है, प्रपोजल बहुत रीजनेबल है। उसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि इमीडिएट सीज फायर और जंगबंदी होनी चाहिए, हॉस्टिलिटीज रुकनी चाहिए, बॉम्बिंग रुकनी चाहिए। दूसरा एलिमेंट ये है कि दोनों किस्म के जो फरीकैन हैं, यानी इसराइलीज और पैलेस्टीनियंस, उनको एक टेबल के गिर्द बैठाना जरूरी है। तीसरा यह है कि इनकी मदद करनी चाहिए, इंटरनेशनल असिस्टेंस इनको देनी चाहिए ताकि ये किसी नतीजे के ऊपर पहुंच सके, और साथ इसके है कि मैसिव ह्यूमैनिटेरियन एड देने की जरूरत है। अगर आप इसको देखें तो बहुत ही रीजनेबल प्रपोजल है, लेकिन अमेरिकन ज़राए अबलाग ये कह रहे हैं कि इस किस्म के प्रपोजल्स के जरिए रूस और चीन जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं, इसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, बिकॉज जब इसको ये प्रोलॉन्ग करते हैं तो इनको नजर आता है कि इनकी अहमियत बढ़ती है, और ग़ालिबन अमेरिकन ज़राए अबलाग के एतबार से इसराइल को मौका मिलना चाहिए कि इसराइल एक मैसिव लैंड ऑफेंसिव करे एंड शुड गो फॉर द किलिंग ऑफ द हमास। दिस इज द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। और रशिया ऑन दी अदर हैंड को यहाँ पर ये भी फायदा है, जो अमेरिकन बहुत इल्जाम लगा रहे हैं कि रशिया को भी फायदा है कि तमाम तर तवज्जो जो है वो यूक्रेन से हट गई है, जहां रूस ने इन्हीं पिछले 48 घंटों के अंदर एक नया ग्राउंड ऑफेंसिव भी शुरू किया। अब प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दरमियान जब समिट मीटिंग इख्तिताम पसीर होगी और उसके बुलेट पॉइंट्स, उसका एक स्टेटमेंट हमारे सामने आएगी, तो हमें सूरत हाल को मजीद बेहतर समझने का मौका मिलेगा। लेकिन एक खासा टेंस डायलॉग जो है ईस्ट वेस्ट का यहाँ पे डेवलप कर रहा है। एक और थिएटर बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है हिंदुस्तान। Modi, the Prime Minister of India, has reacted to the attack on Israel by Hamas. हिंदुस्तान की पोजीशन ट्रेडिशनल तौर पर, हिंदुस्तान की पोजीशन में एक बहुत बड़ी ड्रामेटिक शिफ्ट आई। हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशनल हिस्टोरिक पोजीशन है वो प्रो पैलेस्टाइन रही है, प्रो अरब रही है। उन्होंने हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया गुज़िश्ता 70 बरस में। उसमें चेंज तो आ रही थी, लेकिन अब जब ये हमला हुआ है अक्टूबर 7 का, तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुल के इसराइल की को सपोर्ट किया। और उसके फौरन बाद जो देखने में चीज़ आई, क्योंकि उन्होंने पैलेस्टाइन के खिलाफ इतना कुछ नहीं किया, लेकिन उसके फौरन बाद हिंदुस्तान से बहुत ही टॉक्सिक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया पैलेस्टीनियंस के खिलाफ। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अक्सर इस शक का इजहार किया, यह इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी, एक कैपेसिटी डेवलप कर ली गई है ग्लोबल नैरेटिव शेपिंग की, बड़ा जाली किस्म का, फेक किस्म का। लेकिन अब चूंकि ये नैरेटिव मशरिक़ वस्ता की पॉलिटिक्स में खेला गया, इसको मगरब के अंदर लेफ्ट ने और मशरिक़ वस्ता के एनालिस्ट ने बड़े गौर से देखा। इस लिहाज से अल जज़ीरा की एक स्टोरी जिसमें इसका पूरा एनालिसिस ऑफर किया गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा सकता हूँ, इसे आप ज़रूर पढ़ें।
جو ٹاکسک قسم کا پروپیگنڈا شیپ کیا گیا، اس نے بڑی انٹرسٹنگ شکلیں اختیار کی. ایسی ویڈیوز اور کلپس بنائے گئے جس کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ فلسطینی جو گنمین تھے وہ اسرائیلی لڑکیوں کو اغوا کر کے لے گئے. انہوں نے اسرائیل کی لڑکیاں جو تھیں دوشیزائیں ان کو ریپ کیا، ان کے بیبیز کے کھوپڑیاں اڑا دیں، ڈیکیپیٹیٹ کر دیا. بعض کیسز میں ایسا بھی ہوا کہ بہت سے فیک قسم کے اسرائیلی یہ جوز جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر اپیئر ہو گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں، انڈین لوگ جو ہیں وہ ہماری بڑی عزت کرتے ہیں، ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہندوستانیوں نے بھی اور جو جوز ہیں دونوں نے مسلمانوں کا ظلم سہا ہے. جوز نے ایک طرف، میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ اس سے زیادہ مزاحیہ بات نہیں ہو سکتی، بیکاز پچھلے 1500 برس میں جو تاریخ کے گزرے ہیں یہود میں اور مسلمانوں کے درمیان میں بائی اینڈ لارج پیس رہا ہے، بہت اچھے ریلیشن شپ رہے ہیں. 1948 کا جو کانفلکٹ شروع ہوا عرب اسرائیل کا، اس سے پہلے بہت ہی ایگزامپلری ریلیشن شپ رہے ہیں. اگر کوئی دو مذاہب کے درمیان بہت کارڈیل ریلیشن شپ رہے ہیں تو وہ اسلام اینڈ جوڈیزم کے درمیان میں کارڈیل ریلیشن شپ ہمیشہ رہے ہیں. لیکن بہت ایک ٹاکسک پروپیگنڈا، اور اس میں اب وہ ٹاکسک پروپیگنڈا جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ڈسکور ہو گیا. لیکن ہندوستان کی سچویشن تھوڑی سی خراب اس لیے ہو گئی ہے کہ ہندوستان ایک بہت ہی فائن لائن کے اوپر چل رہا تھا، جہاں ایک طرف ہندوستان نے مشرق وسطیٰ کی ممالک کو خوش کرنے میں بہت ڈپلومیٹک کیپٹل اسپینڈ کیا ہوا تھا، بہت بہتر تعلقات رکھے تھے. اور سپٹمبر کے مہینے میں جب G20 کا سمٹ میٹنگ ہوئی تو وہاں پر ایک IMEC انڈیا مڈل ایسٹ یورپین کوریڈور کو پروپوز کیا گیا، جس نے ہندوستان کو کنیکٹ کرنا تھا متحدہ عرب امارات سے، عمان سے، سعودی عرب سے، اور پھر اس نے یورپ کی طرف جانا تھا، اور اسرائیل بھی اس کا پارٹ تھا. اب جبکہ سعودی عربیہ نے اسرائیل کے ساتھ ریکگنیشن اور ڈیل کے سارے پروجیکٹ کو فار دا ٹائم بینگ شیلف کر دیا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل کے حوالے سے ایک خاص قسم کی فیلنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر گئی ہے، تو ہندوستان نے جو ساری انویسٹمنٹ، اور ہندوستان نے مین وائل ایک بہت ہی اسٹرانگ پرو اسرائیلی پوزیشن جو ہے اختیار کر لی ہے. اس حوالے سے بھی انالیسس چھپ رہا ہے کہ کیسے ہندوستان جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ ایک نئی صورتحال میں اور کنفیوژن کا شکار ہو چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو پولیٹیکل چینج جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ ہوا میں ہے، یہ پیدا کیسے ہوئی؟ اگر آپ امریکہ کے 3 بنیادی جو نیوز پیپرز ہیں، تینوں پرنسپل نیوز پیپرز ہیں، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اینڈ وال اسٹریٹ جرنل، ان کے اندر چھپنے والے انالیسس کو آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے اندر دنیا بھر میں، خاص کر کے یورپ میں، لاطینی امریکہ میں، اور خود امریکہ کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے، ان ایڈیشن ٹو دی پروٹیسٹ جو کہ مشرق وسطیٰ میں ہوئے، مسلم ممالک میں ہوئے، لیکن جتنے بڑے مظاہرے اور جتنے زیادہ مظاہرے ہوئے، کیونکہ 2 قسم کے مظاہرے ہوئے، ایک وہ مظاہرے ہوئے جہاں اسرائیل کے فیور میں مظاہرے ہوئے، اور امریکن اینالسٹ نے بہت غور سے دیکھا کہ اسرائیل کے فیور میں ہونے والے جو مظاہرے تھے وہ پہلے تو بہت کم ہوئے، اگر ہوئے تو بہت چھوٹے ہوئے. فار انسٹنس واشنگٹن میں کچھ 100 لوگ اکٹھے ہوئے اسرائیل کے فیور میں مظاہرہ کرنے کے لیے، نیو یارک میں کوئی 200 لوگ اکٹھے ہو گئے، جبکہ فلسطین کے جو پرو پیلسٹینین مظاہرے ہوئے وہ امریکہ کے اندر بھی نیو یارک میں بار بار ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے، جس میں مڈل ایسٹرن لوگوں کے علاوہ خود امریکن جو نان مسلم پاپولیشن ہے اس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. 100 سے زیادہ امریکن کالجز اور کیمپسز میں پرو پیلسٹائن مظاہرے ہوئے، باوجود اس کے کہ کالج کی ایڈمنسٹریشنز نے ان مظاہروں کو روکنے کی کوشش کی، اور جو یونیورسٹیز کے پریزیڈنٹس تھے ان کی بڑی اسٹرانگ لیٹر انہوں نے لکھے فیکلٹیز کو کہ آپ نے ان مظاہروں کا انکریج نہیں کرنا، ڈسکریج کرنا ہے، اینڈ سو آن. لیکن ساتھ ہی امریکن اینالسٹ نے یہ دیکھا کہ یورپ جو ہے اس کے اندر جتنی شدت کے مظاہرے ہوئے، باوجود اس کے کہ فرانس اینڈ جرمنی جہاں بہت بڑے مظاہرے ہونے تھے کیونکہ دونوں ہی بڑے ملک ہیں، اور فرانس کے اندر تو بہت ہی زیادہ مسلم فیلنگ پائی جاتی ہے پرو پیلسٹائن، انہوں نے ان کے اوپر پابندی جو ہے لگا رکھی تھی، اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ مظاہرے وائلنٹ شکل اختیار کر سکتے ہیں. مگر باوجود اس کے یورپ کے طول و عرض میں، اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، ایمسٹرڈم میں، ہالینڈ میں جتنی شدت سے مظاہرے ہوئے، اور پھر لاطینی امریکہ کے اندر جو مظاہرے ہوئے، انہیں دیکھ کے یہ محسوس کیا گیا کہ جو سوشلسٹ موومنٹ ہے، جو لیفٹ آف دا سینٹر پالیٹکس ہے، اس نے پیلسٹینین کاز سے اپنے آپ کو امپاور کیا ہے، اور جو دوسری سائڈ ہے، جو رائٹ پالیٹکس ہے، وہ ویک ہوئی ایک ایسے سال میں جبکہ آپ کلیئرلی یہ امریکہ کا الیکشن سال ہے. تو اس نے بھی تھنکنگ کو بدلنے میں کہ یہ جو پورا تھیٹر آف کانفلکٹ ہے یہ امریکہ کے فیور میں کام نہیں کرنا، اس نے ایک رول پلے کیا. اس کے ساتھ ہی مشرق وسطیٰ کی گورنمنٹس کے ایٹیٹیوڈ میں جو ایک شرنکنگ ایٹیٹیوڈ آیا ہے، خاص کر کے ایجپٹ کا، جو ایک جس کو منانے کی، پرسویٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے. ایجپٹ نے جو ہیزیٹیشن کا اظہار کیا، اس کے ساتھ آپ اس چیز کو ڈال دیں کہ گو کہ امریکن انٹیلیجنس نے اپنی حکومت کو یہ رپورٹ دی کہ حزب اللہ اس کانفلکٹ میں نہیں پڑے گا، اور ایران اور حزب اللہ صرف پوسچرنگ کریں گے. لیکن انکریزنگلی ایسا لگنے لگا کہ ایران، جس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے، جس کا ایک
सिरा यमन में है, दूसरा सिरा लेबनान में है, तीसरा सिरा कहीं और है, वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को ईरान यूज करेगा, स्टिमुलेट करेगा. एंड अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज जैसे एक्सियोस जो एक अमेरिकन पब्लिकेशन है, जो प्रो इसराइली पब्लिकेशन है, उसने ये दावा किया कि ईरान ने बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस को इस्तेमाल करके इसराइल को फॉर्मली ये मैसेज भिजवाया कि अगर आपने गाजा की पट्टी के ऊपर ग्राउंड ऑफेंसिव किया और ये बॉम्बिंग का पूरा सिलसिला ना रुका तो जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपके खिलाफ एक्टिवेट हो सकता है और मल्टीपल फ्रंट जो है वो खोले जा सकते हैं. वैसे तो इसराइल और अमेरिका ने पूरी तैयारी की हुई है हिजबुल्लाह से निपटने के लिए, और जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भेजे गए हैं, उन्होंने तकरीबन 100 के करीब लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर F-15, F-16 वगैरह जो हैं वो अवेलेबल हैं, और मुकाबला करने की पूरी एक सलाहियत और कैपेसिटी को इन प्लेस कर दिया गया है. ब्रिटेन के वॉरशिप्स भी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में 2, 3, 4 पहुंच गए. लेकिन इसके बावजूद इसराइल के जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ हैं गाजा और हमास के हवाले से, वो एक वाइडर जंग से पूरे नहीं होते. अगर वाइडर जंग हो जाती है और हिजबुल्लाह और यमनी जो सब लोग जो हैं उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो इसराइल के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. इसराइल की जो गाजा की पट्टी के 3 बुनियादी तौर पर फैक्टर्स थे. अब कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसराइल के पास एक बहुत ही ताकतवर सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री मशीन एग्जिस्ट करती है, और अगर गाजा जैसी छोटी सी पट्टी जिसकी लंबाई 25 मील है और जिसकी चौड़ाई सिर्फ 6 मील है, और जिसके तीनों तरफ से ग्राउंड की तरफ से, समंदर की तरफ से और एरियल साइड से इसराइल उसको मैनेज कर सकता है, तो इसराइल के लिए बहुत इफेक्टिव ग्राउंड ऑफेंसिव कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था और रोक कौन सकता है उसको. लेकिन 3 रुकावटें थीं. एक तो तकरीबन पता चल रहा है कि 200 से ज़्यादा इसराइली जो हैं उनको हमास ने यरगमाल बनाया, जिसमें से अब हमास का कहना यह है कि 12 या 18 जो हैं उनकी गालिबन डेथ हो चुकी है खुद इसराइल की एरियल स्ट्राइक के अंदर. दूसरा एलिमेंट यह है कि डेंस अर्बन पॉपुलेशन में जाके लड़ने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ होगा, और इसराइल की अपनी जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ होगा. और तीसरा एलिमेंट यह है कि हमास ने बहुत सी टनल्स जो हैं खास करके गाजा सिटी के आगे पीछे और इसराइल के बॉर्डर तक बना रखी हैं, जिन्हें इसराइल को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है. और इसराइल ने इन टनल से, ये ईरानियंस ने ये गलबन चीज़ जो है कि टनल बनाना सिखाई है कि बहुत पीछे आप चले जाएं, जंग खंदक में चले जाएं, तो वहाँ पर भी जो खंदक थी वो भी आपको पता है कि एक पर्शियन आइडिया था खंदक खोदने का, बल्कि तो टनल्स हैं. और हिजबुल्लाह ने भी बहुत टनल्स बनाई हुई थी लेबनान के अंदर, जिसकी वजह से इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. इसराइल का सोल्यूशन इसमें यह था कि आप बॉम्बिंग करके और थ्रेट करके और डरा के गाजा की पॉपुलेशन को नॉर्थ से साउथ या साउथ से टुवर्ड्स इजिप्ट या सनाई की डेजर्ट की तरफ पुश कर दें. उसमें इसराइल को पार्शियल कामयाबी हुई है, और उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावट है और बहुत ज़्यादा और रेजिस्टेंस भी डेवलप कर गई. नेट इफेक्ट यह है उन तमाम डेवलपमेंट्स का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि जिस लार्ज स्केल ग्राउंड ऑफेंसिव की डिज़ायर थी इसराइली मिलिट्री मशीन के अंदर या प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के अंदर, एक बहुत मेजेस्टिक, बहुत पावरफुल ग्राउंड ऑफेंसिव करना चाहते थे, वो ग्राउंड ऑफेंसिव इंक्रीजिंगली मुश्किल होता चला जा रहा है. इसका ये मतलब नहीं है कि नियर फ्यूचर के अंदर हॉस्टिलिटीज रुक जाएंगी, बॉम्बिंग रुक जाएगी, किलिंग रुक जाएगी, ये सब कुछ जारी रहेगा. लेकिन इंक्रीजिंगली मुझे लग रहा है कि हल इसका किसी बहुत ही टेंस डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से निकलेगा, जिसमें चीन और रूस अरब ममालिक के साथ मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. अमेरिका की कोशिश ये होगी कि अमेरिका मेन मेडिएटर, नेगोशिएटर के तौर पर इसका हल निकाले, और ये नेगोशिएशन का जो मैंटल है वो रूस और चीन की तरफ ना जाए. एक तरफ रूस चीन है जो अरब ममालिक के साथ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ अमेरिका है जो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है. खासी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा ग्राउंड ऑफेंसिव होते हुए नजर नहीं आ रहा फिलहाल.